तो बच्चों, कल मैंने YDSC डिस्कस किया था और YDSC में जो जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है वो ये बच्चों कि ये दो स्लिट्स हैं, कोहेरेंट स्लिट्स, सॉरी दो स्लिट्स हैं जिनसे कोहेरेंट वेव्स निकलती हैं। इससे पहले वाली स्लिट चाहे डायग्राम में दिखाएं ना दिखाएं, कई बार नहीं भी दिखाते हैं, कई बार दिखा भी देते हैं, कई बार कुछ और अरेंजमेंट भी बता देते हैं। क्वेश्चंस इन स्लिटों पे बेस्ड होंगे। ये मान के चलेंगे हम कि यहाँ से निकलने वाली वेव्स कोहेरेंट है, वो अरेंजमेंट हो गया है। चलो मैंने बना दिया बच्चों। और सपोज ये बात भी मान ली मैंने कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, यानी Δ1 माइनस Δ2 0 है। और कुछ बातें हैं वो रिकैप करनी है मैंने अभी, और फिर ये बात पक्की करनी है बच्चों, पक्की करनी है। दिस डिस्टेंस इज D, distance between the two slits, and I told you D is very small as compared to this distance D. You must remember one thing, that I have taken L equal to L. So in this case, the waves starting from here and here reaching at O will be in same phase. Had these L not been same, तो भाई पॉइंट O सेंट्रल मैक्सिमम नहीं होता, यहीं पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में हो जाता और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, तो इतनी बड़ी बात ये नहीं है। बात ये है जो आपने याद रखनी है, यहाँ पर दो वेव पहुंची। सपोज ये रास्ता, ये सचमुच ज्योमेट्रिकल रास्ता, ऊपर वाली वेव का ज्योमेट्रिकल पाथ, यानी ये लंबाई कह लो x1 है और ये लंबाई सपोज x2 है। अगर यहाँ हवा है स्लिट्स और स्क्रीन के प्लेन के बीच में, तो x2 माइनस x1 जो कि ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, वही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी होगा, और ये इतना होगा, इतना। इसको मैं अगर डेल्टा एक्स भी कई बार हम लिख देते हैं, डेल्टा एक्स, इसको मैंने x2 माइनस x1 लिख दिया है। ये आपको याद होना चाहिए। सपोज ये पॉइंट P यहां से y दूरी पर है, y, तो चाहे यहां से निकलने वाली वेव्स के बीच यहां पर Δ1 माइनस Δ2 0 हो या ना हो, कुछ भी हो, अरे यहाँ पर Δ1 और यहाँ पर Δ2 का डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये चीज तो हमने पाइथागोरस थ्योरम या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के निकाली थी, और इसकी वैल्यू आई थी y इंटू डी डिवाइड बाई कैपिटल D. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। इसका डेरिवेशन करने का कोई टाइम आपको नहीं मिलेगा। जब भी YDSC के क्वेश्चन सोल्व करोगे, जिसको ये याद होगा वो फटाक से क्वेश्चन कर देगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंज पैटर्न बना था, अपने नोट्स आपने जरूर देखे होंगे बच्चों। स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा, सपोज ये जो लाइन है, ये सेंट्रल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। ये व्हाइट बैंड सेंट्रल मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है। अब फिर फर्स्ट मिनिमम डार्क मैंने शो कर दिया। फर्स्ट मिनिमम ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर ये स्क्रीन का मैंने सेक्शन बनाया था, सेक्शनल डायग्राम, स्ट्रेट लाइन बन गई थी। ये अंडरस्टैंडिंग कल हो गई थी। बस एक बार थोड़ी चीजें रिकैप करनी है बच्चों मैंने। ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये फर्स्ट डार्क ऊपर भी, फर्स्ट डार्क नीचे भी, फिर
फिर फर्स्ट मैक्सिमम व्हाइट में इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए ले रहा हूं और ब्लैक में इंटेंसिटी मिनिमम के लिए ले रहा हूं। यहाँ जो बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मैं हल्की सी ड्राइंग सी बना लेता हूँ, फिर बताऊंगा बात आपको कि बच्चों बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। मतलब व्हाइट का मायना बिल्कुल ब्राइट एंड डार्क शार्प चेंज नहीं होता है। ये सपोज सेंट्रल मैक्सिमम, दिस सपोज सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज D1, this is also D1 dark, first dark fringe, this is then B1 first bright fringe, this is also क्या first bright fringe, this is D2, this is D2, नीचे भी D2। बात ये है कि सेंट्रल मैक्सिमम से इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इंटेंसिटी बिल्कुल सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर पे मैक्सिमम होगी, धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती होती बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। इस प्रकार से इंटेंसिटी ग्रेजुअली फॉल होगी। ये ड्राइंग बहुत अच्छे से नहीं बन सकती है, समझो जरा। ऐसे ही यानी इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली। यहाँ पर बिल्कुल मैक्सिमम, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होती बिल्कुल मिनिमम हो गई। तो जिसको हमने फ्रिंज विड्थ कहा था बच्चों, फ्रिंज विड्थ है कोई भी एक इंटेंसिटी मैक्सिमम का सेंटर और नेक्स्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। या फिर एक डार्क फ्रिंज का सेंटर और उससे अगली डार्क फ्रिंज के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहेंगे। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपको याद रखनी है, लैम्डा इंटू बड़ा डी डिवाइड बाई छोटा डी। दूसरी बात। तीसरी बात, यहां से अगर सपोज ये सेंट्रल मैक्सिमम है तो एनवी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन n इंटू लैम्डा इंटू बड़ा डी डिवाइड बाई छोटा डी है। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो y ऊपर की तरफ है, n नेगेटिव इंटीजर है तो y नीचे की तरफ है। यानी ब्राइट फ्रिंज के लिए कोई अलग हमने इस इंटीजर n की वैल्यू 0 सेंट्रल मैक्सिमम के लिए मैंने ले लिया है। चौथी बात ए वाई एन वी डार्क, इसके ऊपर वालियों के लिए यानी n की वैल्यू क्या क्या, n की वैल्यू 1 2 3, n की वैल्यू 0 नहीं लेनी वगैरह। तो भैया डार्क फ्रिंज अगर ऊपर लेनी है तो ओड इंटीजर आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, n की वैल्यू +1 से स्टार्ट करेंगे तो 2n-1 जब करेंगे तो ही n की वैल्यू 1 पे ये 1 आएगा। और डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी, एक्चुअली दिस ये लैम्डा इंटू बड़ा डी डिवाइड बाई 2i तो छोटा डी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और चौथा बी क्या, वाई एन वी डार्क नीचे, मतलब n की वैल्यू आपने नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू देखी, -1 -2 -3 -4 एटसेट्रा। तो दिस इज 2n + 1 लैम्डा इंटू बड़ा डी डिवाइड बाई 2d। चेक कर लीजिए, n की वैल्यू -1 लिखने से -2 + 1 यानी -1 ये आ जाएगा। यहाँ पर +1 आना चाहिए, तो ओड इंटीजर हमने इस प्रकार से सिलेक्ट किया है। n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये, n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतनी सी बात हमने कल फिनिश की थी और ये सारी आपको याद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक यू गोट इट। अगेन आई से, ये सारी बात याद तो रखोगे। व्हाट आई से इज, नोट्स में अब तक के जितने पेज की पढ़ाई हो चुकी है मेरे द्वारा, वो सारा कुछ आपने रिवाइज कर लेना है। साथ साथ पढ़ोगे, कभी कष्ट नहीं होता है। एक दिन का भी गैप देकर आप पढ़ते हो तो कष्ट ही कष्ट होता है, और जो 3-3 4-4 दिन का गैप दे देते हैं फिर तो बहुत कष्ट बढ़ जाता है भाई। वो भाई
देखो तुम्हारा कष्ट ना बढ़े इसलिए ये एडवाइस है कि हर रोज का काम हर रोज करें। अब अगली बात बच्चों, ये एंगल थीटा था इधर और ये भी थीटा ले लिया था मैंने, जो भी है। अब एक चीज देखें, इन दो वेव्स, ये वेव नंबर वन, एक ये वेव नंबर 2। आप ये देखो, जब ये वेव यहाँ पर पहुंची तो यदि इनके बीच में, जब ये वहां पर पहुंचती, सपोज यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है, तो आपको मालूम है डेल्टा वन, आपको मालूम किसी भी जगह पर फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस प्लस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। और सपोज ये 0 है, तो किसी भी जगह पर फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई फेज डिफरेंस होने का मायना ये है, यानी लैम्डा पाथ डिफरेंस होने का मायना ये है, देखो यहां से चल के यहां गए, यहां से चल के यहां आने में दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बढ़ गया, यानी फेज डिफरेंस 2 पाई बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पर 0th ऑर्डर की फ्रिंज यानी सेंट्रल मैक्सिम थी, यहाँ पर फर्स्ट फ्रिंज आ गई, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गई, यानी लैम्डा के पाथ डिफरेंस में एक फ्रिंज का चेंज हो जाएगा। इस बात को आप समझें, लैम्डा पाथ डिफरेंस चेंज हो जाने से एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक जाने में, यहाँ पर तो x2 माइनस x1 0 था, यहाँ पर x2 माइनस x1 यदि लैम्डा है, तो भैया यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिम 0th ऑर्डर फ्रिंज थी, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है। प्लीज ये ध्यान रखें। ऐसे ही यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 लैम्डा बाई 2 था, यानी फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी, यहाँ से थोड़ा सा आगे गए, जहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 3/2 लैम्डा हो गया, यानी पाथ डिफरेंस में कितना चेंज हो गया, लैम्डा का चेंज होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क थी तो आगे जाकर सेकंड डार्क आ जाएगी, यानी एक फ्रिंज शिफ्ट हो गई। थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज और भी बताई थी हमने जब इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी बता रहे थे, क्या चेंज इन फेज डिफरेंस, आपको याद होगा डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, चाहे कुछ भी आग लगे इसको, चाहे चेंज इन फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू चेंज इन पाथ डिफरेंस। बस ये मेन बात है। तो पाथ डिफरेंस में यदि लैम्डा का चेंज होता है तो फेज डिफरेंस में 2 पाई का चेंज हो जाएगा, और फेज डिफरेंस के 2 पाई के चेंज होने से अब एक फ्रिंज से आप दूसरी फ्रिंज में सेम इंटेंसिटी के में पहुंच जाओगे। आई रिपीट, जब भी 2 पाई का, यदि फेज डिफरेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने में फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई चेंज हो जाए, तो जो इंटेंसिटी कंडीशन, कोई भी पॉइंट है यहाँ पर स्क्रीन पे, आप यहां से यहां पर आ गए, यहाँ पर जब वेव मीट कर रही थी उनके बीच में फेज डिफरेंस था 5, उसके कारण से कोई ना कोई यहाँ पर इंटेंसिटी की कंडीशन थी। सपोज बराबर इंटेंसिटी की वेव्स थी, तो आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 इंटू कोस स्क्वायर डेल्टा 5 डिवाइड बाई 2, ये था ना। तो सपोज यहाँ पर फेज डिफरेंस था डेल्टा 5 और यहां से पहुंच गया, और तो फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा 5 प्लस 2 पाई होगा या माइनस 2 पाई होगा। ऊपर बढ़ रहा है नीचे घट रहा है, ऐसे कर देता हूं सपोज। तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू 2 पाई चेंज हो जाए, तो 2 पाई चेंज हो जाए तो आप देख लेना भाई, तो जो इंटेंसिटी कंडीशन वही थी, वही इंटेंसिटी कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी। यानी दो कंजिक्यूटिव सेम इंटेंसिटी के पैटर्न बनेंगे। यहाँ पर कोई ब्राइट फ्रिंज थी तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ बनेगी, या डार्क फ्रिंज थी तो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ बनेगी। यहाँ पर कोई इंटेंसिटी थी तो सेम टू सेम इंटेंसिटी यहाँ पर बनेगी। मतलब ये पाथ डिफरेंस का अगर लैम्डा चेंज होता है तो फेज डिफरेंस का 2 पाई चेंज हो जाता है, और 2 पाई चेंज होने का मायना एक फ्रिंज शिफ्ट हो गई। ये बात दिमाग में डाल लेनी है, डल गई होगी शायद। सिमिलरली
देखो बच्चों, वापिस से बताऊं मैं आपको, ये सेंट्रल मैक्सिमम है और ये सेंटर है फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, ये सेंटर है फर्स्ट डार्क फ्रिंज का, ये सेंटर है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का, ये सेंटर है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का, ये सेंटर है सेकंड डार्क फ्रिंज का, ये सेंटर है सेकंड डार्क फ्रिंज का, है ना, इस प्रकार से। तो बच्चों यहां से लेकर यहां पर इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। अगर इंटेंसिटी मैं डायग्राम किसी प्रकार से बना ही नहीं सकता हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों इसको सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज बोलेंगे, इसको भी सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज बोलेंगे। यहां से यहां तक की दूरी बीटा है, चाहे यहां से यहां तक की दूरी बीटा ले लें, यानी यहां से यहां गए तो पाथ डिफरेंस लेमडा चेंज हो जाएगा, यानी फेज डिफरेंस 2 पाई चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां से यहां गए तो फेज डिफरेंस, यहां से यहां गए तो फेज डिफरेंस खाली पाई चेंज हुआ है, यानी पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 चेंज हुआ है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक ब्राइट फ्रिंज से लेकर, एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से लेकर नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के सेंटर तक के बीच की दूरी कितनी है, देखो ये तो बीटा है, ये बीटा बाई 2। मतलब ये बच्चों बीटा बाई 2 मतलब आधी फ्रिंज, बीटा एक फ्रिंज मतलब एक ब्राइट के सेंटर से लेकर दूसरी ब्राइट के सेंटर तक हम एक फ्रिंज काउंट करते हैं। तो बच्चों एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से नेक्स्ट डार्क फ्रिंज के सेंटर तक तो आधी फ्रिंज काउंट होगी, तो ये आधी फ्रिंज है, तो ये बीटा बाई 2 है। मतलब ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर पाथ डिफरेंस में लेमडा बाई 2 का चेंज होता है तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई, यानी हम देख के यहां से यहां जाए तो फ्रिंजों का नंबर कितना बदल गया। अगर हम पहले देख रहे थे कहां पर, फ्रिंज नंबर 3 पे, 3 ब्राइट, तो अब कहां पहुंच गए, इतना ऊपर पहुंच गए कि पाथ में खाली लेमडा बाई 2 का चेंज हुआ, तो हमने खाली आधी फ्रिंज क्रॉस की, यानी पहली ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पे आंख थी तो वह कहां पहुंच गई, तुरंत नेक्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसके सेंटर पे पहुंचेगी, तो खाली आधी फ्रिंज चेंज हुई है। पूरी फ्रिंज चेंज होने के लिए हमें कहां पहुंचना पड़ेगा, और ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब हमने जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से सेकंड ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पे जाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात बताने लग रहा हूं मैं, आमतौर पे इतनी बात ना तो लिख सकते हैं, ना ही किताब में लिखी जा सकती है। बच्चे ने खुद कंक्लूजन निकालना था, तुम्हारी तरफ से कंक्लूजन मैंने निकाल के तुम्हें प्रोस दे दिया है, तो बात ध्यान रखें आप। तो आपके क्वेश्चन में यही बातें, छोटी छोटी बातें, ये प्रोसा था मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तो तुमने प्रोसा अच्छे से खा लेना है, हजम कर लेना है, समझ लेना है। अब बच्चों भाई ये जो डेल्टा एक्स मैंने यहां पर दिखाया है, अगर ये डेल्टा एक्स किसके बराबर है इस डायग्राम में बना लूं मैं, ये डेल्टा एक्स अगर एक वेवलेंथ के बराबर है, ये डेल्टा एक्स अगर एक वेवलेंथ के बराबर है, तो यहां पर अगर सेंट्रल मैक्सिमम तो यहाँ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी। ये बात अभी बता रहा था। अगर ये डेल्टा एक्स क्या है, आधी लैम्डा के बराबर है, तो बताओ क्या होगा पॉइंट पी पे, जल्दी बता दो। इससे मुझे ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। कुछ और लिखो आयुष, डार्क फ्रिंज नहीं, सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज, सेंटर ऑफ, शाबाश आयुष, शाबाश। सुन बेटा, देखो ब्राइट फ्रिंज भी दूर तक फैली होती है, डार्क फ्रिंज भी दूर तक फैली होती है। डार्केस्ट पॉइंट होगा सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज में, ब्राइटेस्ट पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज में। थोड़ा सा और अच्छे, नहीं तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाओगे। हम ओ से लेकर पी तक गए और यहां से यहां तक जाने में पाथ डिफरेंस में कितना चेंज हुआ है, लेमडा बाई 2 का। तो हम कहां पहुंच गए, सेंट्रल मैक्सिमम के सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पे पहुंच गए, सॉरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज के सेंटर पे पहुंच गए। तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, आयुष ने भी, आयुष वन ने भी ठीक लिखा है, आयुष शर्मा ने भी ठीक लिखा है, तनु गुड गर्ल ने भी ठीक लिखा है, अनु गुड गर्ल ने भी ठीक लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इन आप सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल। शिवम, अच्छा ओके, शिवम का पहले का मैसेज, सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चों। तो अब अगली बात करते हैं,
यही सारे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन तो बनेंगे। वो सोचो क्वेश्चन जब आप पूछोगे तो पूछोगे, वो तो पूछोगे ही, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप ना पूछो, आपको बहुत सारी बातें पहले से मालूम हो, कम से कम ये तो ना पूछो जो बताने लग रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक बताएं, यहाँ से चल के एक वेव तो वहां गई पी पे, एक यहाँ से चल के वहां गई, तो पी पर जो वेव पहुंचेंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस ये है जो भी कुछ डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स की मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वैल्यू विल बी लेसर देन, इस ड्राइंग को आप देखो, इस ड्राइंग को देखो, और मैं क्या बोलूं तुम खुद ही देखो। डेल्टा एक्स की मैक्सिमम से भी मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज से, इस ड्राइंग में देखो बिंदु 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 मैंने छाप दिया है, किस चीज से कम होगी ही होगी। शाबाश आयुष्मान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी, गुड 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 आयुष, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश बच्चे। और बच्चे भी देखो जरा, आदित्य, आयुष बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश शाबाश, आदित्य बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे। युक्ति नॉन मेडिकल बिल्कुल ठीक लिखा है बेटी, शाबाश बेटी बहुत अच्छे, सो गुड, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। बेटा ये देखना इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से तो कम होगा ही होगा, सो दिस विल बी ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू, नहीं लेसर देन इक्वल टू नहीं है, आप इक्वल टू नहीं लगा सकते हो, इट इज लेसर देन डी। ठीक है बच्चों, तो भैया सपोज यहाँ पर एनवी फ्रिंज है, सपोज यहाँ पर एनवी ब्राइट फ्रिंज है, सपोज यहाँ पर एनवी ब्राइट फ्रिंज है, तो बताओ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सपोज यहाँ पर एनवी ब्राइट फ्रिंज है, सपोज, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी बता दो। सपोज यहाँ ये सेंट्रल मैक्सिमम और यहाँ एनवी ब्राइट फ्रिंज है, बताओ बच्चों, यही तो अभी पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल आयुष्मान बिल्कुल ठीक लिखा है, आयुष शर्मा आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, अनु नहीं लिखा है अभी। सपोज यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होती तो ये डेल्टा एक्स कितना होता, लैम्डा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज होती तो 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज होती तो 3 लैम्डा, अगर यहाँ पर एनवी ब्राइट फ्रिंज है तो कितना, एन लैम्डा, बिल्कुल 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 अनु तनु, शाबाश बेटा बेटा, कुछ और लिख दिया तनु आपने अभी। बेटा एनवी यहाँ से यहाँ तक गए, अगर यहाँ पर तो पार्ट डिफरेंस 0 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्ट डिफरेंस में अगर लैम्डा का चेंज हो जाता है तो एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी, ये भी तो बता रहा था। तो ये अगर ये एन लैम्डा है, एन लैम्डा है, एन लैम्डा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पाथ डिफरेंस कितना होगा, एन लैम्डा होगा, एन लैम्डा होगा तो 2n पाई यहाँ पर फेज डिफरेंस होगा, तो एन भी ब्राइट फ्रिंज होगी ना। तो मतलब ये हुआ कि n इंटू लैम्डा इज लेसर देन इक्वल टू डी, तो n इज लेसर देन इक्वल टू डी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर यानी n जो भी n भी ब्राइट फ्रिंज है, तो n की वैल्यू, n की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू है, n मैक्सिमम, n मैक्सिमम, n मैक्सिमम, n मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या की जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी वैल्यू डी बाई लैम्डा से कम ही कम होगी, ये बहुत बड़ी बात है, और n इंटीजर है, और n इंटीजर है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बात यदि आपको समझ में आ गई है, और आई थिंक आ गई होगी, नहीं आई तो बताओगे। तो भाई एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको अभी, सपोज जो भी लाइट हमने यूज की इस इंटरफेरेंस को देखने के लिए, सपोज उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है, कई बार हम माइक्रोवेव्स भी ले लेते हैं, माइक्रोवेव्स का भी इंटरफेरेंस पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोवेव्स को देख नहीं सकते हैं,
इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे। तो मैं लैम्डा इस प्रकार से लिखता हूं, सपोज लैम्डा इज, से इट इज माइक्रोवेव लिखा हूं तो मैं इसको लिख दूं 10⁻⁻⁴ माइक्रोवेव रीजन में आ गए प्लीज। 10⁻⁻⁴ की वेवलेंथ की माइक्रोवेव्स का हम YDSC के जरिए इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सपोज जो दोनों स्लिट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, से इट इज व्हाट शुड आई से 0.7 mm एंड दिस इज 0.7 mm। तो मुझे बताओ इस स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी फ्रिंजेस दिखाई देंगी? देखते हैं आप कितना समझ गए हो। Find the number of fringes which you can see on this screen। इस स्क्रीन के ऊपर कितनी फ्रिंजेस आप देख पाओगे? नहीं स्वम, अनु, अनु ने निकाला है। अनु बिल्कुल ठीक निकाला अपना, शाबाश। नायशा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। युक्ति नॉन मेडिकल आपका बिल्कुल ठीक है। लक्ष्य मिटा दिया आपने। श्वम, आयुष, शर्मा कुछ गड़बड़ हो गया। श्वम आपका भी गड़बड़ हो गया। आदित्य कुछ गड़बड़ हो गया। आयुष ज्यादा गड़बड़ हो गया। आयुष 1। लक्ष्य आपने तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर दिया। लक्ष्य जांगड़ा। देखो बच्चों, हम यहां पर जाएंगे। एन मैक्सिमम must be lesser than dy lambda। d कितना है यार? d है 7 × 10⁻⁴ मीटर और लैम्डा है 10⁻⁻⁴ मीटर। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 से कम होनी चाहिए। तो 7 से कम इंटीजर कितना होगा? यानी n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। n की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमम से छठी ब्राइट ऊपर दिखेगी, सेंट्रल मैक्सिमम से छठी ब्राइट नीचे दिखेगी, और सेंट्रल मैक्सिमम तो मैक्सिमम है ही, यानी एक फ्रिंज है ही है। तो कुल मिलाकर 6 ऊपर 6 नीचे प्लस 1 सेंट्रल मैक्सिमम 13 फ्रिंजेस दिखेंगी। तो आंसर 13। कई बच्चों का ठीक है, दे आर सो गुड। तो प्लीज ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन और भी करना है, मैंने अभी करवा देता हूं। अभी क्वेश्चन करूं मैं। सपोज डी की वैल्यू कितनी है? इतने है, इतनी सपोज डी की वैल्यू इतनी है यार, तो बताओ कितनी फ्रिंजेस दिखेंगी? सपोज डी की वैल्यू इतनी है तो बताओ कितनी फ्रिंजेस दिखेंगी? शाबाश शाबाश। कैसे श्वम? कैसे लक्ष्य? नहीं यार नहीं,
कुणाल बिल्कुल ठीक कंक्लूजन है आपका, शोम आपका बिल्कुल ठीक कंक्लूजन है, आयुष आपका गड़बड़ हो गया, युक्ति आपका बिल्कुल ठीक है मेडिकल वाली, और आयुष ये आयुष शर्मा बहुत गड़बड़ हो गया यार। आयुष वन आपका पीछे भी ठीक था, ये भी ठीक है। युक्ति नॉन मेडिकल आपका बिल्कुल ठीक है, और साक्षी आपका गड़बड़ हो गया है। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपने मेरे ढंग से ही देना है अगर एग्जाम में आता है तो। वो इसलिए कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी एक दो कंपटीशन की किताबों में गलत दे रखा है, लेसर देन इक्वल टू करके कर रखा है, और वो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर नहीं हो सकता है, लेसर होगा ही होगा। तो प्लीज ध्यान से आपने करना है, जैसा मैं करवा रहा हूं वैसे ही आपने करना है। बिल्कुल ठीक लिखा है भाई, आदित्य ने भी, हर्ष ने भी, अनु ने भी, साक्षी गड़बड़ हो गई, युक्ति ने भी, सानवी ने भी, और अनु ने भी, और युक्ति दोनों, युक्ति मेडिकल वाली ने, लक्ष्य गड़बड़ हो गई, कुणाल ठीक, शिवम ठीक, आयुष शर्मा गड़बड़, आयुष वन ठीक, युक्ति नॉन मेडिकल भी ठीक, नायशा ने नहीं लिखा है। तो इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। दोबारा से वही कर लेते हैं। n maximum must be lesser than d की वैल्यू कितनी है, 0, ये 1.5 गुना 10 की पावर -4 होगी, डिवाइड बाय 10 की पावर -4। तो n मैक्सिमम की वैल्यू 1.5 से कम, तो n मैक्सिमम की वैल्यू 1.5 से कम तो कितनी होगी भैया, 1 हो गई। तो सेंट्रल मैक्सिमम से ऊपर खाली एक फर्स्ट ब्राइट दिखेगी, नीचे भी फर्स्ट ब्राइट दिखेगी, तो फर्स्ट ब्राइट ऊपर, फर्स्ट ब्राइट नीचे, और एक सेंट्रल मैक्सिमम, कुल 3 फ्रिंज दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सॉल्यूशन था, बता दिया है। और क्योंकि ये आता है एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है और आ सकता है, ये आपको इसको समझ में आना चाहिए, आपको आगे भी आ सकता है। अगली बात करते हैं बच्चों, अगर YDSC करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं अभी मैं आपका, मतलब टॉपिक नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस बात को यूज करके। क्या इफ ए ट्रांसपेरेंट फिल्म इज पेस्टेड एट वन ऑफ द टू स्लिट्स, दो स्लिटों के मुंह के ऊपर, दोनों के ऊपर भी पेस्ट की जा सकती है, एक स्लिट के मुंह के ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट फिल्म पेस्ट कर दी, यहां पर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म पेस्ट कर दी, यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर भी। एवरीवन, मेडिकल वाले खास तौर पे ध्यान से देखें, तो इसलिए आपके डीसी पांडे में इस प्रकार के क्वेश्चन, नॉन मेडिकल वालों में एक भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, मेडिकल वाले में मिस्टेक है थोड़ी, वो मुझे लगता है उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, ओरिजिनल राइटर ने कुछ लोगों के ऊपर छोड़ दिया। कई जगह क्वेश्चन का आंसर ठीक है, कई जगह एक्चुअली वो क्वेश्चन भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, वो ए का बी का ए इस प्रकार से हो गया होगा। बच्चों यहाँ पर एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म पेस्ट कर दी, इसके आगे रख दी, चाहे इस पे पेस्ट ही कर दी। सपोज फिल्म की थिकनेस टी है और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इतना करने से दुनिया भर के क्वेश्चन बनेंगे, तुम्हें बता दूं मैं। तो नंबर एक, तो पॉइंट ओ पे जो वेव आएगी, ये वेव जो पहली स्लिट से जो वेव पहुंची और दूसरी स्लिट से जो वेव पहुंची, पॉइंट ओ की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट ओ की बात कर रहा हूं, पॉइंट ओ की बात कर रहा हूं, जो कि सिमेट्रिकली प्लेस था विद रिस्पेक्ट टू द टू स्लिट्स। ये ज्योमेट्रिकल रास्ता एक्स, ये ज्योमेट्रिकल रास्ता एक्स, तो ऊपर से यहां तक आने वाली वेव का जो ऑप्टिकल पाथ होगा अब एक्स नहीं होगा, एक्स माइनस टी तो हवा में है, और इस फिल्म के अंदर कितना है, म्यू इंटू टी है। So this is the optical path of the wave coming from slit S1 reaching the point O which had been central maximum
प्रीवियसली, और एस से वहां पर पहुंचने वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ तो एक्स ही है, यूं का यूं। तो दोनों में से किसका ऑप्टिकल, देखो एक तो ये बच्चों, इसको थोड़ा ठीक से लिख दूं, इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स, ई कॉमन, म्यू 1 से ज्यादा तो होता ही होता है, तो प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, म्यू 1 से ज्यादा तो है ही है। तो ऊपर से यहाँ पर पहुंचने वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ हो गया है ज्यादा, नीचे से यहाँ पर पहुंचने वाली वेव का ऑप्टिकल पाथ तो यही है। जब दोनों यहाँ पर पहुंचेगी तो उनके बीच में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इतना होगा, इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, समझ रहे। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली वेव और यहाँ से यहाँ पहुंचने वाली वेव के बीच में जितना भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था, उस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में अब इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया है। अभी शायद आप मेरी ये वर्डिंग को नहीं समझे होंगे, दोबारा समझाता हूं। सपोज यहाँ पर वेव पहुंची, यहाँ पर वेव पहुंची, ये रास्ता था ज्योमेट्रिकल यहाँ से यहाँ तक का x1, ये तो हो गया यार पहले वाली बात, और यहाँ से यहाँ तक का रास्ता था सपोज x2। तो जब यहाँ पर फिल्म पेस्ट नहीं की थी तो यहाँ पर कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस था, x2 माइनस x1 था। शुरू में ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस डेल्टा x बोल देता हूं। अब बताओ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना है जब जब हमने फिल्म पेस्ट कर दी। ये तो शुरू में था, शुरू में यानी नो पेस्टिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म। अब फिल्म पेस्ट कर दी, तो अब बताओ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहां से जाके यहाँ, ये वेव फर्स्ट वेव ये सेकंड वेव के बीच में कितना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, जल्दी से बता दो यारो, बता दो बच्चों, बता दो। तनु, आधी बात लिखी है बेटा, वो ठीक लिखी है। मैंने ये पूछा है तनु, आप प्रश्न को समझे नहीं। when there had not been any film in the path of any of the two waves, then the optical path difference had been x2 minus x1 after pasting। नो बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ करते। शाबाश आयुष शर्मा, बहुत अच्छे। शाबाश कुणाल, बहुत अच्छे। शाबाश आयुष वन, बहुत अच्छे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तनु आपसे, वो कोई खास बात नहीं बेटी, हो जाता है ऐसा, प्लीज इसको थोड़ा माइंड ना करना आप। अनु, शाबाश बेटी। अनु और तनु साथ बैठी होंगी, चेक करें एक दूसरे का। नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो जरा x2 तो बिंदास है अभी। अब नए पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स डैश लिख दूं, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस ये ऑप्टिकल पाथ। अब ये ऑप्टिकल पाथ हवा में तो था x1 माइनस टी, हवा में x1 नहीं है, x1 में से t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो हवा में है। और इस फिल्म के अंदर कितना, फिल्म के अंदर म्यू इंटू टी। अब ऑप्टिकल पाथ जब मैंने पढ़ाया था, ऑप्टिकल पाथ शुरू में जब पढ़ाते हैं तो हमेशा ही हमेशा बहुत सारी बात उस टाइम बताते तो है, लेकिन फिर भी बच्चे को कम कम्युनिकेट हो पाता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हो जाता है। ये आ गया भैया x2 माइनस x1, और ये मैंने ब्रैकेट तो खोल ही ली है, माइनस साइन भी खोल दिया है, माइनस माइनस प्लस टी और माइनस म्यू इंटू टी। ये बात मेरे पास आई, तो ये पहले ही से ठीक कर लेता हूं मैं, इसको अंदर कर देता हूं बच्चों। ये थोड़ा सा बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, जिनको मैंने शाबाशी दी थी, माइनस टी प्लस म्यू टी, तो x2 अभी अंदर वाला काम थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आया। तो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये बात आ गई।
ये क्या था, ये था भैया पहले जो डेल्टा एक्स था। तो भाई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में इतना चेंज होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में इतना चेंज होगा प्लीज। यानी फिल्म के इंट्रोड्यूस करने से, यहां भी ऑप्टिकल पाथ में, यहां पर भी ऑप्टिकल पाथ में इतना चेंज हो गया था। म्यू थिकनेस की फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी यदि एक स्लिट के सामने, तो किसी भी जगह पर, पूरी स्क्रीन पे किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर पहले जितना पाथ डिफरेंस था वो तो है ही है, साथ में इतना पाथ डिफरेंस और चेंज होगा। तो चेंज इन द पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल बी म्यू माइनस 1 इंटू टी। इतना पाथ डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कई बातें हैं इसमें, कई बातें हैं, कई बातें बतानी है, एक एक करके बताने लग रहा हूं, काबू नहीं है मेरे पास मेरी सोच, क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी होती हैं। तो एक बात तो मैंने बता दी है, ये कम्युनिकेट आपको हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले, और इसमें हमेशा मुझे ये रहता है यार, ये बात पहले बता दूं, ये पहले बता दूं। नंबर एक, तो यदि मुझे तुमसे निकलवाऊंगा कि देखो सेंट्रल मैक्सिमम यहां तो रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम तो वहां पर होता है जहां पर फेज डिफरेंस जीरो, यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो हो, यानी सेम ऑप्टिकल पाथ हो। तो सपोज सेंट्रल मैक्सिमम यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो y इज द शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम में सपोज y शिफ्ट हो गया, तो ये कैसे निकालेंगे भाई? सपोज यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम है, सपोज यहां पर अब सेंट्रल मैक्सिमम है, तो सेंट्रल मैक्सिमम यहां पर है, तो यहां से यहां तक का ऑप्टिकल पाथ और यहां से यहां तक का ऑप्टिकल पाथ बराबर होना चाहिए। तो शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है, तो यहां से यहां तक का ऑप्टिकल पाथ तो x2 है, ये किसके बराबर होना चाहिए? यहां से यहां तक के ऑप्टिकल पाथ को, जो कितना है, x1 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। देखो बच्चों, पॉइंट पी पर अगर सपोज सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हो गया, सेंट्रल मैक्सिमम ओ पर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑप्टिकल पाथ है लंबा, ये ऑप्टिकल पाथ है छोटा। क्योंकि ये ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया अब, x प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी हो गया है, तो थोड़ा x2 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये बड़ा ऑप्टिकल पाथ इस बड़े ऑप्टिकल पाथ के बराबर होगा। तो हमने थोड़ा सा ऊपर चले गए, नहीं समझ में आया तो मैथमेटिक्स देख लो। वेव नंबर 2 का ऑप्टिकल पाथ तो डायरेक्ट x2 ही है, क्योंकि यहाँ तो हवाई है, और वेव नंबर 1 का ऑप्टिकल पाथ इतना है। जब दोनों ऑप्टिकल पाथ बराबर होंगे तो सेंट्रल में मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों वहां पर जीरो फेज डिफरेंस मिलेंगी दोनों वेव्स। एंड यू नो, इसका मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। और x2 माइनस x1 मैंने आज सबसे पहले यही बात बोली थी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज y इंटू छोटा डी डिवाइड बाई बड़ा डी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सिंबल्स और अलग लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई छोटा डी। तो सेंट्रल मैक्सिमम इतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नंबर एक तो इसमें इसमें कई बातें बता चुका हूं मैं। नंबर एक तो बात यही थी जो मैंने बतानी थी, क्या? पूरी स्क्रीन के ऊपर किसी भी जगह पर जब ये कोहेरेंट वेव्स मिलेंगी, तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट फिल्म इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू बीम्स, whatever had been the optical path difference, the optical path difference will change by this amount. First thing is this, and second thing is this, central maximum will shift by this distance towards that slit at which the film has been pasted. अगर फिल्म यहाँ पर पेस्ट की गई है तो सेंट्रल मैक्सिमम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिल्म यहाँ पेस्ट की है तो सेंट्रल मैक्सिमम नीचे शिफ्ट हो जाएगा। एंड नीट की तैयारी करने वाले बच्चों, आपके हाथ में जो डीसी पांडे की किताब है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दे रखे हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज किताब वही है। चेक पॉइंट 1 चेक पॉइंट 2 बना बनाकर, और हर टॉपिक के साथ साथ अगले ने क्वेश्चन डाल रखे हैं। आप नहीं करते हो वो बात अलग है। तो आपकी डीसी पांडे में इसके कई क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चंस में शायद ए का बी, बी का सी इस प्रकार से हो गया होगा। ध्यान रखना,
एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फिल्म तो यहाँ लगाई है और सेंट्रल मैक्सिमम बंदे ने नीचे शिफ्ट हुआ लिख दिया है, तो प्लीज टेक केयर, वो आपने ठीक कर लेना है। जिस स्लिट के आगे पेस्ट करोगे उसकी तरफ सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक यू माइट हैव गॉट दैट। एक चीज और भी बतानी है बच्चों, कोई ऐसा सन की बंदा था जिसने यहाँ पर भी फिल्म चिपका दी और यहाँ पर भी फिल्म चिपका दी। यहाँ पर चिपका दी कितनी, म्यू1 थिकनेस की, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और कितने थिकनेस की, T1 थिकनेस की। यहाँ पर चिपका दी म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कितनी थिकनेस की, T2 थिकनेस की। तो अब थोड़ा सा और खतरनाक क्वेश्चन हो गया। तो तीसरी बात बता रहा हूं, तो बताओ ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल पाथ में कितना चेंज हो जाएगा बताओ जरा। चलो टी अगर बराबर कर दूं, टी बराबर कर दिया, चलो मैंने थोड़ा आसान कर दिया, टी बराबर कर दिया, टी बराबर कर दिया। सपोज म्यू2 ग्रेटर है म्यू1 से, म्यू2 ग्रेटर है म्यू1 से। कोई बच्चे ने आंसर लिख दिया क्या? अगर समझ में नहीं आए तो हाँ बिल्कुल ठीक आयुष, चेंज कितना हो गया, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शाबाश आयुष वन। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में नहीं आया तो पूरा पाथ लिख के देख लिया कीजिए। बिल्कुल युक्ति नॉन मेडिकल ठीक लिखा है आपने, शाबाश शाबाश। कुणाल आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, इंटू टी और लिखना था, ये लिख रखा है आपने, ओके बिल्कुल ठीक कुणाल। शुभम आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश 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 भाई शाबाश शाबाश। आयुष शर्मा आपने आयुष क्या लिख दिया यार, आपने ये लिख दिया कि सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल शाबाश। अ, बिल्कुल बिल्कुल आयुष मैं समझ गया था। अनु आपने, अच्छा आप भी वाई की वैल्यू लिख रहे हो अनु, ओके चलो ठीक लिखा है वाई की वैल्यू। तनु बिल्कुल ठीक लिखा है तनु आपने, बहुत अच्छे शाबाश बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना पाथ शिफ्ट हो जाएगा कि कितना पाथ चेंज हो जाएगा किसी भी जगह पर, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। और यदि बच्चों टी भी अलग अलग है तो एक के कारण तो इतना चेंज हुआ और दूसरे कारण कितना चेंज हुआ भाई, ये इतना चेंज हुआ। तो कुल मिलाकर ऑप्टिकल पाथ में इतना चेंज हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कोई भी दिक्कत ना रहे किसी प्रकार की, तो इसलिए आप क्या कर लें, क्या कर लें, सपोज एक की थिकनेस म्यू1 है, T1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, एक की थिकनेस T2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो शुरू में तो ये है भाई, अब बाद में करके देख लें। शुरू में तो ये है, बाद में करके देखें। बाद में वेव नंबर 1 जब यहाँ पहुंचती है तो, और वेव नंबर 2 जब यहाँ पर पहुंचती है तो x2 डैश माइनस x1 डैश करके देख लेते हैं। तो x2 डैश माइनस x1 डैश को क्या बोलेंगे बच्चों, डेल्टा x डैश बोलेंगे। x2 डैश पाथ कितना होगा, x2 डैश पाथ होगा x2 माइनस T2 और प्लस म्यू2 इंटू T2, और माइनस x1 डैश कितना होगा, x1 डैश होगा x1 माइनस T1 प्लस म्यू1 इंटू T1, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डेल्टा x डैश कितना होगा, डेल्टा एक्स डैश होगा भैया x2, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस म्यू2 माइनस 1 इंटू T2, और माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या x1 प्लस म्यू1 माइनस 1 इंटू क्या T1। और अब इन दोनों को हमने ब्रैकेट खोल के सबट्रैक्ट कर दिया भाई, ये तो यूज कर ही दिया मैंने। तो डेल्टा एक्स डैश डेल्टा एक्स डैश डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये तो ऑलरेडी डेल्टा एक्स था अपना, और प्लस 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 क्या आ गया, म्यू2 माइनस माइनस वन इंटू T2, और माइनस म्यू वन माइनस 1 इंटू T1।
तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो ये तो डेल्टा एक्स था ही, तो डेल्टा एक्स डैश माइनस डेल्टा एक्स, यानी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में कितना चेंज होगा, दैट इज म्यू टू माइनस वन इंटू टी टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू टी वन। थोड़ा ध्यान से आपने करना है, यानी अगर दोनों म्यू बराबर हों, दोनों म्यू बराबर हों, यहाँ पर कई बार जल्दबाजी में प्लस साइन लग जाता है, ध्यान से रखना। इसको याद रखने का तरीका ये है कि अगर दोनों म्यू बराबर हो और दोनों टी बराबर हो, तो जितना एडिशनल चेंज इसके पाथ में हुआ होगा उतना ही एडिशनल चेंज इसके पाथ में हुआ होगा, यानी कुल मिलाकर पाथ डिफरेंस पहले जितना था उतना ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको याद रहेगा। बार बार पूरा डेरिवेशन करने के लिए एग्जाम में टाइम नहीं होगा, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये चीज आपने लर्न करनी होगी। अभी मैंने इसमें 3 बातें बताई हैं आपको, ये फाइनल बात मैंने बता दी है आपको। डेरिवेशन पूरा करने से कोई कभी गलती नहीं हुआ करती है, लेकिन एग्जाम में आप क्या क्या करोगे तो ध्यान रखें। जब आप ये लिखोगे तो प्लस के बजाय माइनस साइन कैसे डिसाइड करोगे, ये आपको इस प्रकार से ध्यान आ जाएगा। कैसे, अगर दोनों सेम थिकनेस की हैं, दोनों का म्यू सेम है, तो जितना एडिशनल पाथ डिफरेंस इसका, जितना एडिशनल पाथ इसमें प्रोड्यूस होगा उतना एडिशनल पाथ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पहले था वही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बाद में रहेगा। ये तभी होगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये तभी होगा जब यहाँ पर आप नेगेटिव साइन पुट करो। तो ये और देखो टी बराबर है, तो टी बराबर है तो 1 से 1 कट जाएगा और म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टी हो जाएगा। तो दिस हैज हैपेंड। 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल चुकी हैं, चौथी अभी आपके सामने हाजिर होने वाली है। भैया आप आपको बताएं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे ही बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिकैप के दौरान, आज के लेक्चर के शुरुआत में, कि जब एक किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएं, या फिर यूं कह लीजिए किसी भी एक जगह पर अगर पाथ डिफरेंस कुछ है, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू फिक्स है यार, वो जो भी है जीरो है, जो भी कुछ है, किसी भी जगह पर इंटरफीरिंग वेव्स मिल रहे, वहां पर अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है और वहीं पर अगर पाथ डिफरेंस अब डेल्टा एक्स प्लस लेमडा हो जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ। किसी भी जगह पर, यहाँ पर दोनों बहनें यानी दोनों कोहेरेंट वेव हैं, कोहेरेंट यानी सेम माँ, तो सगी बहनें हुई, दोनों कोहेरेंट वेव्स, यहाँ पर बहनें आपस में बात करके, और यहाँ पर बना रखा था दोनों बहनों ने क्या, मान लिया 5वीं डार्क बना रखी थी। एकदम से कुछ घटना घटी, किसी बहन के पांव में कांटा चुभ गया, वो थोड़ी लंगड़ी हो गई और वो थोड़ा देर में पहुंची, और बाय द वे यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस था वो पाथ डिफरेंस अब लेमडा चेंज हो गया, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। अरे एक भी आंसर नहीं आया, आगे भाई आंसर आ गए। हाँ बिल्कुल आयुष, यूर लैंग्वेज इज ऑल, आई अप्रिशिएट योर लैंग्वेज एज वेल, शाबाश शाबाश आयुष शर्मा। दूसरी बात भी, ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन एक और बात सोचो। हाँ अनु ने, आप बिल्कुल चेंज ऑफ वन फ्रिंज, शाबाश बेटी। युक्ति नॉन मेडिकल ने भी ठीक लिखा है बेटा। यहाँ पर अगर 5वीं डार्क थी तो जैसे ही पाथ डिफरेंस यहाँ पर लेमडा चेंज हो जाएगा, या तो यहाँ पर चौथी डार्क आ जाएगी या यहाँ पर छठी डार्क आ जाएगी, समझ रहे। वो डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस किस प्रकार से चेंज हो रहा है, चौथी भी आ सकती है और छठी भी आ सकती है। जब क्वेश्चन जब इस प्रकार करवाएंगे तो आपको पता चलेगा चौथी आएगी या छठी आएगी। हो सकता है ये फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो। ऊपर शिफ्ट कब होगा, जब यहाँ पर हमने क्या डाल दी है, सेंट्रल मैक्सिम यहाँ के बजाय ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर हमने प्लेट डाली, यहाँ पर नहीं डाली, तो सेंट्रल मैक्सिम ऊपर जाएगा। यहाँ 5वीं थी तो नीचे से फ्रिंज यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, छठी आ जाएगी। और बाय द वे आपने प्लेट डाली यहाँ पर, तो सेंट्रल मैक्सिम नीचे शिफ्ट होगा,
और पाथ डिफरेंस में कितना चेंज हुआ सब जगह, लैम्डा 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 लैम्डा। तो सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ के बजाय यहाँ पर आ जाएगा, तो चौथी फ्रिंज यहाँ पर आ जाएगी। तो जहां पर पांचवी थी आयुष शर्मा भी एंड अनु भी, जिसने भी लिखा है छठी, तो बच्चों अनु नहीं किसी और बच्चे ने लिखा है, हाँ वन फ्रिंज। एक बात बिल्कुल क्लियर है, एक फ्रिंज का शिफ्ट हो जाएगा। और आयुष्वन भी बिल्कुल ठीक लिखा है, नेक्स्ट फ्रिंज सेम इंटेंसिटी की यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट फ्रिंज इससे पहले नंबर की भी हो सकती है, इसके बाद में नंबर की भी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, क्योंकि YDSE है तो छोटी सी बात, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए ऑप्टिक्स पे अगर मान लिया कोई बंधन ना हो, जैसे बोर्ड में तो बंधन है यार, इतने नंबर की रे ऑप्टिक्स आएगी, इतनी वे ऑप्टिक्स आएगी, लेकिन बोर्ड में भी बंधन नहीं है। नहीं नहीं, टोटल 14 नंबर की ऑप्टिक्स लिख रखी है, जिसमें वेव एंड रे सब कुछ मिलाकर है। तो अगर बंधन नहीं है, जैसे IIT एडवांस में नहीं है बंधन, जैसे नीट में नहीं है, अगर ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन डालने हैं तो पर्टिकुलरली IIT एडवांस में, तो ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन डालेंगे तो मैक्सिमम YDSE पे डालेंगे, क्योंकि बहुत सारी चॉइसेस बन जाती हैं। तो आप, और उसमें रे ऑप्टिक्स भी मिक्स हो जाएगी बड़ी आसानी से कोहेरेंट स्लिट बनाने की प्रक्रिया में। तो ये बात बता दी है। और इसका मतलब ये, अगर किसी एक स्लिट के रास्ते में ये डाल दी मैंने, तो ऑप्टिकल पाथ में इतना डिफरेंस होगा। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने, सपोज ये लैम्डा है तो एक फ्रिंज शिफ्ट होगी, और सपोज ये n लैम्डा है तो n फ्रिंज शिफ्ट हो गई। कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई? n। अगर n की वैल्यू 6 है तो भैया, अगर मान लिया यहाँ पर 15वीं फ्रिंज थी, अगर n की वैल्यू 6 है, अगर यहाँ पर 15वीं फ्रिंज थी, तो हो सकता है यहाँ पर फिर 21वीं आ जाए, या हो सकता है यार 9वीं आ जाए। डिपेंड करेगा कि आपने ये जो डाली है, क्या बोलते हैं, प्लेट कहाँ डाली है। और मुझे देखो, आपने समझ लिया होगा, अगर μ-1 इंटू टी इज n लैम्डा, तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो गई? n फ्रिंज शिफ्ट हो गई। जरूरी नहीं है n एक इंटीजर हो, n एक फ्रैक्शन भी हो सकता है। हो सकता है n की वैल्यू 4.5 हो, तो 4 तो फ्रिंज पूरी शिफ्ट हो गई, और एक फ्रिंज आधी शिफ्ट हो गई। आधी का मतलब बता दिया मैंने। तो खैर, मैं एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। सपोज n की वैल्यू आ जाती है 6, तो मुझे ये बताओ यहां पर 21वीं फ्रिंज कब आएगी, और यहां पर 9वीं फ्रिंज कब आएगी? कब ऐसा होगा कि यहाँ पर 9th फ्रिंज आ जाएगी? कब ऐसा होगा यहाँ पर, इसको बोलोगे आप अपर स्लिट, इसको बोलोगे लोअर स्लिट। शाबाश शाबाश, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। बिल्कुल आयुष शर्मा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस। आयुष वन, रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ये है बच्चे, अभी एक बात कही थी मैंने, μ-1 इंटू टी यदि लैम्डा है, तो हर जगह पर एक फ्रिंज का शिफ्ट हो जाएगा। और μ-1 इंटू टी यदि n लैम्डा है, तो हर जगह पर n फ्रिंजों का शिफ्ट हो जाएगा। n की वैल्यू 2 है तो 2 फ्रिंज शिफ्ट हो गई, n की वैल्यू 3 है तो 3 फ्रिंज शिफ्ट हो गई। सपोज इसमें कैलकुलेट करने से n की वैल्यू 6 आती है, तो यानी 6 फ्रिंज शिफ्ट हो गई। सपोज स्क्रीन के ऊपर ये कोई पॉइंट है जहां पर 15वीं डार्क फ्रिंज थी, जहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमम जो जगह थी ना, उससे नीचे जो कभी सेंट्रल मैक्सिमम था, यहां से सपोज 15वीं डार्क फ्रिंज है, और सपोज हमने किसी एक एक स्लिट के रास्ते में प्लेट डाल दी, ट्रांसपेरेंट थिन प्लेट डाल दी, और सपोज n की वैल्यू आ गई 6, यानी 6 फ्रिंज शिफ्ट हो गई। तो 6 फ्रिंज शिफ्ट होने का मतलब क्या, 15 की जगह 21वीं फ्रिंज भी आ सकती है, या 15 की जगह 9वीं भी डार्क फ्रिंज आ सकती है। तो प्रश्न मेरा ये है कि 15वीं फ्रिंज के बजाय 9वीं डार्क फ्रिंज तो कैसे आएगी, और 21वीं डार्क फ्रिंज कैसे आएगी? शाबाश कुणाल, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। शाबाश नायशा, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। शाबाश 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 भाई, मजा आ गया बच्चों, और आपको भी शायद आज की लर्निंग में मजा आ गया होगा कि आज अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तनु बिल्कुल ठीक लिखा है बेटी आपने, गॉड ब्लेस। आयुष
आप 1 बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अनु बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। शाबाश शाबाश। युक्ति नॉन मेडिकल बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। लक्ष्य बिल्कुल, लक्ष्य जांगड़ बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, शाबाश। शिवम बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। भाई बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे दिए हैं। तो बच्चों इंटरफ्रेंस के डिस्कशन का यानी YDSC का हमने एक जबरदस्त पार्ट आज किया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमने आज किया है। तो आज की क्लास में बच्चों खत्म कर रहा हूँ। शिवम होस्ट साहब गुड नाइट, सबको गुड नाइट, और क्लास बंद कर दो होस्ट शिवम।